Hello बच्चों, let's see the question. A thin and uniform rod of mass capital M and length capital L is held vertical on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its contact point with the floor without slipping. Which of the statement is oblique are correct when the rod makes an angle of 60 degree with the vertical? G is the acceleration due to gravity. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as angular acceleration, or we can say torque is given as I into alpha. I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे the moment of inertia of a given rod which is given as m into L square divided by 3k. Now यहाँ पे we will also use the conservation of energy. हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, और वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा यहाँ पे हमारे पास 0 के बराबर निकल के आता है. यानी जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आता है उसी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. हमारे पास एक थिन और यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ एल के बराबर है. तो सपोज हमारे पास ये रॉड दे रखी है इस तरीके से, इसकी जो लेंथ है ये एल के बराबर है, उसका जो मास दे रखा है ये कैपिटल एम के बराबर दे रखा है. हमने इसको यहाँ पे रिलीज किया और इस तरीके से रिलीज किया कि ये यहाँ पे रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो अगर इसकी जो पूरी लेंथ है ये L है तो सेंटर से इसकी जो लेंथ होगी L/2 के बराबर होंगे. इस पर्टिकुलर केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास mg फोर्स काम करेगा. नाउ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इट इज गिवन है 60 डिग्री. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से. तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है. रोटेट करने का मतलब ये होगा इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी अगर हम उसको कैलकुलेट करें और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें, टॉर्क इज गिवन है आई इंटू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क डिवाइडेड बाई आई. टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स तो हमारे पास mg लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वन इज गिवन एज थीटा. ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा के बराबर. दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट माना तो ये आ जाएगा हमारे पास L/2 के बराबर. तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय L/2 और x की वैल्यू आ जाएगी L/2 साइन थीटा के. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी L/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, जिसको हम लिख सकते हैं m इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k. तो जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, l से एक टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 3 इंटू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2l. थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रख दें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो जो वैल्यू आ जाएगी दैट कैन बी रिटन एज 3√3 इंटू जी डिवाइडेड बाई 4l के. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास रॉड है वो रोटेट कर रही है. रोटेशन के केस में यहाँ पे अगर हम केवल इस सेंटर पॉइंट की बात करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा. हम इस तरीके से समझ सकते हैं. वैसे भी रोटेशन के केस में अगर होल बॉडी रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल वहां पे सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है. तो इस केस में यहाँ पे दो एक्सेलरेशन काम करेंगे. एक तो रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा जिसको हम यहाँ पे AR का नाम देंगे, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करेगा जिसको हम यहाँ पे AT का नाम देंगे. और इन दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा. सो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज AR. और वी नो दैट जो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन होता है इसकी जो वैल्यू गिवन होगी इट इज गिवन एज, अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर की ओर
एक्सेलरेशन काम करता है AC, दैट इज गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जिसको हम v को लिख सकते हैं r ओमेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू जो इसकी यहाँ पे रेडियस बनेगी दैट विल बी l/2। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच कैन बी गिवन एज, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं v इक्वल्स r ओमेगा। v हमारे पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है a, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r इंटू अल्फा के बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास r रेडियस दैट विल बी l/2, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास जो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज हियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो रॉड थी इसको हमने यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट किया, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इनका सम यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो 0 के बराबर है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो रॉड है उसको फिक्स कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेस किया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे, तो हमारे पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे हम सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करें दैट विल बी mg, और इसकी जो लेंथ आएगी दैट इज गिवन एज l/2। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। कुछ टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हो जा रही है दैट इज mg, और ये जो वैल्यू है ये इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बन जाएंगे। ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा m इंटू जी l/2 cos थीटा माइनस m इंटू जी l/2 के, और इनका जो वैल्यू निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ आई की वैल्यू हम यहाँ पे m l स्क्वायर बाई 3 के बराबर पुट कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 3 इंटू जी डिवाइडेड बाई l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2l के। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। नाउ हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन AR की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3g डिवाइडेड बाई 2l के, तो ये आ जाएगा l/2, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3g डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे AT की, तो AT की जो वैल्यू है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट विल बी l/2 इंटू अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इट विल बी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 इंटू, एंड दिस विल बी गिवन एज 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 के बराबर। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो दोनों एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन AR, ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन एवरेज की वैल्यू दैट विल बी AV इक्वल्स, ये आ जाएगा AR cos 60 डिग्री प्लस AT साइन 60 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम AR की वैल्यू लिखें तो हमारे पास जो AR की वैल्यू है इट इज गिवन एज फ्रॉम दिस इक्वेशन 3g/4। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 3g/4। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर, और AT की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू जी। साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के।
नाउ यहाँ से एवरेज जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा इट विल बी 3g/8 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 3 जा 9 इंटू जी डिवाइडेड बाई 16 के हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये जो होल वैल्यू है इट विल बी 6 + 9 दैट विल बी 15g डिवाइडेड बाई 16 के। नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये इस डायरेक्शन में काम करेगा n, तो यहाँ से अगर हम एवरेज फोर्स की वैल्यू निकाले MAV दैट विल बी mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n के, तो n की जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज mg माइनस m एवरेज एक्सेलरेशन। तो n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg माइनस 15g इंटू m डिवाइडेड बाई 16 के। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 16 mg माइनस 15 mg divided by 16, it will be mg divided by 16 k. This will be the value of the normal reaction force. So from the given question we can say here, अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखें, the angular acceleration of the rod will be 2g divided by l. It is incorrect one. The normal reaction force from the floor on the rod will be mg divided by 16. It is correct one. The radial acceleration of the rod center of the mass is 3g/4. It is also correct one. And the angular speed of the rod will be square root of 3g divided by 12. It is also correct one. So from the given option we can say option B, C and D all are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.